हेलो एवरीवन। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 4 है। ये न्यू टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट पेपर है, यानी कि 4 नंबर। और ये इकोनॉमी का टेस्ट है, ठीक है। तो इसके पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी को खूब डिस्कस किया, ज्योग्राफी के भी टेस्ट डिस्कस किया, और पांचवा जो था वो साइंस का था। तो ये नंबरिंग की वजह से मिसमैच हो गया था, तो ये 4 नंबर टेस्ट है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तैयारी को बहुत तेज़ी से शार्पनेस के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। और अगर जो डेट सुनाई दे रही है, अगर वही आ गई फाइनल, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा, है ना। हालांकि आयोग ने अभी नहीं डिक्लेयर किया, अगर कर देता है तो पीसीएस की शायद मार्च में ही रहेगी, और फरवरी की तो जहाँ तक आरओ के तो फरवरी में ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि मैंने ये क्वेश्चन अभी 3 नंबर तक बता दिए, बट उसमें किसी कारण से वॉइस नहीं आ रही थी। तो जब मैंने उसे चेक करके देखा तो मुझे प्रॉब्लम नज़र आई, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बताए, पर मैं फिर से बता देती हूँ। सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को क्या कहा जाता है? आंसर तो आपको पता हो गया कि विनिवेश कहा जाता है, पर इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते हैं। मैंने बताया था कि जब भी सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, कोई नई चीज़ आप लेते हो, जैसे फ्लैट खरीदा, कोई बना बनाया मकान खरीदा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हो। लेकिन उसी फ्लैट को अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार है, किसी की पढ़ाई के लिए काफ़ी मात्रा में पैसे चाहिए, तो जब आप उसे सेल कर दोगे तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि पहले निवेश बोलते हैं, फिर विनिवेश बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सेल और लिक्विडेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट्स और अदर फिक्स्ड एसेट्स बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड। तो डिस इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने इसको भी बताया था, पर वही प्रॉब्लम है ना कि वॉइस नहीं आ रही थी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? ऑप्शन है खुली अर्थव्यवस्था में, बी बंद अर्थव्यवस्था में, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? तो जब आपकी इकोनॉमी बंद होती है, ठीक है। अब बंद का मतलब आप किसी देश से व्यापार नहीं कर रहे हो, किसी देश की वस्तुओं को अपने देश में नहीं आने दे रहे हो, उसकी करेंसी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना, उसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखो, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। एक सर ने बोला था कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन या क्वेश्चन भी दिखा दो, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ती भी जाऊँगी और कुछ को मैं दिखाती भी जाऊँगी। आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़िए और अपने आंसर को टिक कीजिए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक पूरी टेस्ट सीरीज़ 140 क्वेश्चन को बताने में वैसे ही 2 घंटे 15 मिनट का टाइम चला जाता है। अगर मैं पूरे इंग्लिश भी पढ़ने लगूंगी तो 3.5 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति को हायर एंड फायर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर तो आपको पता चल गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो देखो, इन्होंने यहाँ पर कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इज नोन एज हायर एंड फायर। ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी, बी कैपिटलिज्म और इकोनॉमी, सी सोशलिज्म इकोनॉमी, डी सोशलिज्म इकोनॉमी, डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कि पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही राशन देना, बी केवल दिव्यांगों को ही राशन देना, सी उपभोक्ताओं को सस्ते और पुनर्निवेश मूल्य पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना, या डी केवल समाज के बुजुर्ग लोगों को राशन देना। देखो, जब सरकार इस तरीके की योजनाएं चलाती तो वो चाहती है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत इनकम नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, है ना। तो उपभोक्ताओं को सस्ते और पुनर्निवेश मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना, ये होता है पीडीएस का। ये आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लो और क्वेश्चन को पढ़ के फिर अपने आंसर को आप पुट करो, ठीक है। पहले थोड़ी देर सोचो कि मेरे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मैंने अगर पढ़ा है, मैं अगर गेस करूँ, कोई भी व्यक्ति जब ऐसे एग्जाम में बैठता है जो बहुत से क्वेश्चन उसे नहीं भी आते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। और देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का नाम तो सबने सुना ही होगा, और इसका मतलब होता है सस्ती कीमतों पर भोजन और खाद्य वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना, ठीक है। इस योजना के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण दुकानों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को सस्ते और पुनर्निवेश मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शून्य राजकोषीय घाटा, बी शून्य प्राथमिक घाटा, सी अतिरिक्त बजट घाटा, या डी शून्य राजस्व घाटा। ये जो टर्मोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में, कहीं बुक में इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ये जैसे कोई बहुत अच्छे अच्छे लेखक पेपर लिखते हैं ना द हिंदू में अपने लेख, तो उसमें से कोई टर्म आ जाता है, उस टर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें ये बुक में नहीं मिलते और ये टर्म हमारे क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन के फॉर्म में हमें दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर नज़र साफ रखोगे तो याद रहेगा। वैसे भी ह्यूमन बीइंग है, कितनी चीज़ें याद रखेंगे, पर फिर भी मजबूरी है, एग्ज़ाम निकालना है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉल्ड व्हेन द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू बारोइंग ओनली टू मीट द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑप्शन ए जीरो फिजिकल डिफिसिट, बी जीरो प्राइमरी डिफिसिट, सी एक्सेस बजट डिफिसिट, या डी जीरो रेवेन्यू डिफिसिट। क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो उसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, शून्य प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना प्लीज़, वरना बहुत लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज़ में, है ना। मैं नहीं चाहती कि 140 क्वेश्चन के लिए मैं 2.5 घंटे 3 घंटे का वीडियो बनाऊँ। मैं चाहती हूँ 1 या 1.5 घंटे में, और बहुत पॉसिबल हो तो 2 घंटे में हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश्ड हो जाए, है ना, क्योंकि आपका टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, और थैंक यू जो लोग भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो ये लिखकर भेजते हैं कि सुपर, काफ़ी अच्छा किया आपने, तो बहुत अच्छा लगता है ना। शुरुआत तो नॉर्मली होती है, धीरे धीरे जाके आगे बढ़ते हैं ना, तो थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। ये आयोग का क्वेश्चन है, आप कहीं पर भी किसी भी उसमें क्वेश्चन PYQ सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ये UPSC का क्वेश्चन है, PCS का भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसे देखा है, आपने नहीं देखा होगा तो PYQ सॉल्व करोगे तो देखोगे। तो ऑब्वियसली है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इसको भी देख लेते हैं फटाक से। विच ऑफ दी फॉलोइंग बैंक्स इज कॉल्ड लेंडर और लास्ट रिजॉर्ट। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी देना बैंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, बी अपरिष्कृत मृत्यु दर, सी नवजात मृत्यु दर, या डी आयु विशिष्ट मृत्यु दर। अब देखो यहाँ पर 1-2 चीज़ें कम समझ में आएंगी, पर अपरिष्कृत क्या होता है, विशिष्ट है, तो इसको हम देखते हैं। हाउ इज इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 फुल डेज ऑफ लाइफ पर 1000, ठीक है। लिव बर्थ्स इन अ गिव ईयर और पीरियड। ऑप्शन ए इन्फेंट मोरालिटी रेट, सी क्रूड मोरालिटी रेट, सी न्यूनेटल मोरालिटी रेट, एंड डी एज स्पेसिफिक मोरालिटी रेट्स, ठीक है। देखिए नवजात मृत्यु दर को किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिन यानी कि 1 महीने के आसपास पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो भी शिशु या बच्चा, जो भी हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका जन्म हुआ और वो 28 दिनों तक सर्वाइव करने के बाद अगर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसे नवजात मृत्यु दर बोला जाता है, ठीक है। नवजात मृत्यु दर यानी कि न्यूनेटल मोरालिटी रेट उसे बोलेंगे, और इसी की परिभाषा में इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। ऑप्शन है राजस्व व्यय ऑब्लिक राजस्व प्राप्तियाँ, बी पूंजीगत व्यय ऑब्लिक पूंजीगत प्राप्तियाँ, सी कुल व्यय ऑब्लिक उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ, डी राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय ऑब्लिक राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। ये देखिए माइनस है, मैंने इसे ऑब्लिक बोल दिया था, बहुत बहुत सॉरी, ये माइनस है, हाँ। ऑब्लिक तो इस तरीके से होता है, हाँ।
सी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बारोइंग, डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, देखो हम अपने घर की भाषा से समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमी की टर्म लैंग्वेज और साइंस की थोड़ी अलग होती है, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, तो उसमें टाइम लगता है समझने में। ऐसे जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसे इसलिए इन्वेस्ट किया, इस इच्छा से किया कि मुझे इसमें फ़ायदा होगा। किसी को उधार दिया तो वो मतलब जब मिलेगा तब मिलेगा, बट अभी आप उसको ये नहीं सोच सकते कि मैंने इसे इन्वेस्ट किया है, उसे आपने किसी को उधार दे दिया मजबूरी में, है ना। तो यहाँ पर कुल व्यय यानी कि जितना भी आपने खर्चा किया उधार को छोड़ के, और फिर आपको उसमें से प्राप्त क्या हो रहा है, अगर कम प्राप्त हो रहा है तो वो घाटे के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर भी जो सी की लैंग्वेज है, कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ। आपने टोटल एक साल में कितना व्यय किया, उसमें से उधार जो दिया वो हटा दो, फिर आपको टोटल प्राप्त कितना हुआ, तो उसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। इस कॉल्ड, है ना, इस कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। ऑप्शन है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी, बी स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी, ठीक है, सी स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस कर माइनस सब्सिडी। एक बार इसको रोकिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर इन चारों ऑप्शन को पढ़िएगा। आंसर इसी में है, लेकिन इसकी भाषा ऐसी है कि कई बार स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, बी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस प्लस सब्सिडीज, सी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस, एंड डी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। देखो, जब आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे तो स्थिर कीमतों पर करेंगे, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस जो कर हम लगाते हैं वो माइनस कर देंगे, प्लस सब्सिडी को ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रबी विपणन सीजन 2023 एंड 24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEE ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। ऑप्शन ए मसूर, बी ग्राम, सी गेहूँ या डी जौ, ठीक है। फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA has announced the highest increase in the minimum support price MSP for which crop? ऑप्शन है lentil, B ग्राम, C wheat, D बेरली यानी कि जौ, ठीक है। तो देखते हैं किसके लिए इतना किया गया है। तो देखो, सरकार ने रबी फसलों के मार्केटिंग या विपणन सीजन में MSP में जो वृद्धि की जाती है, क्योंकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो, ये तो सबको पता है। मसूर के लिए, जो आपकी ये मसूर है, इसके लिए 500, ठीक है, 500 रुपये प्रति क्विंटल में उन्होंने इजाफा किया है। इसके बाद में सफ़ेद सरसों व सरसों के लिए, यहाँ पर सरसों नहीं है पर सरसों के लिए उन्होंने 400, ठीक है। गेहूं के लिए 110, तो गेहूं है इसमें 110 प्रति क्विंटल में उन्होंने इजाफा किया है। इसके बाद में जो जौ है आपका, इसमें 100 रुपये का इजाफा किया है। तो इन चारों का आपको पता चल गया। हाँ, गेहूँ, सॉरी 4 वाला नहीं होगा, हाँ ग्राम, ठीक है। तो ये ग्राम नहीं है, ये जो 400 है ये सरसों के लिए, गेहूँ के लिए 110, जौ के लिए 100 और मसूर के लिए 500। तो इस तरीके से इन्होंने इजाफा किया है। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूछा ना कि उच्चतम वृद्धि जो की है वो इन्होंने मसूर पर की है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन है हेक्स्चर ओवरलीन मॉडल, बी हैरोड डोमर मॉडल, सी मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल या डी कॉब
कॉब डगलस मॉडल, ठीक है। तो जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी, एक सेकेंड, देखिए, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन 1951 वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक मॉडल्स टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ऑप्शन है भाई, ये आप प्रोनाउंसिएट कर लेना, बहुत टाइम लगेगा। कुछ नहीं, वही है, कॉब डगलस मॉडल, मॉन्डेल फ्लेमिंग मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हेक्स्टर ओहलिन मॉडल, ठीक है। आई होप ये इसका आंसर पता ही होगा, रिवीजन किया होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 1956 तक चली, क्योंकि 5 साल की होती थी, है ना। और इस योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि और सिंचाई थी, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप स्टैटिक्स से पढ़ लीजिएगा, आ जाएंगी समझ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। ऑप्शन है सिडबी, बी नाबार्ड, सी स्टेट बैंक, डी स्वयं सहायता समूह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन प्रमोटिंग सेविंग्स इन स्मॉल proportion by minimum contribution of each member to promote poverty alleviation। ऑप्शन ए सिडबी, बी नाबार्ड, सी स्टेट बैंक या डी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपको पता है कि भारत में किस मात्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों की सहायता करते हैं, महिलाओं की, सबसे खास करके महिलाओं की, है ना। तो SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह के कुछ लोगों का एक अनौपचारिक संगठन है जो स्वेच्छा से अपनी सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ आते हैं। तो ये हो जाएंगे डी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के डोनट मॉडल का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, यह पर्यावरण के साथ शांति से रहने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्ण परित्याग की कल्पना करता है। ऑप्शन बी, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकास के केंद्र के रूप में देखता है। सी, यह पर्यावरणीय कीमत पर तेजी से विकास की कल्पना करता है, फिर बाद में इसकी भरपाई करता है। एंड डी, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोनट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, इट envisions the complete abandonment of technology in order to live in peace with the environment. B, it sees the food processing industry as the center of growth. C, it envisions rapid growth at the environmental cost, then compensating for it later. D, it envisions a world in which people and the planet can live in balance. तो देखिए, ये भी पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है, यानी कि पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन PCS में तो आते हैं आराम से और RO में भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नॉर्मल छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि छोटा तो नहीं है पर फिर भी, तो इसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर देते हैं। UPSC में कॉन्सेप्ट की चीज़ें पूछते हैं, ऐसे फैक्ट कम पूछते हैं, और कई बार तो पूछ भी लेते हैं। आयोग है वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। देखिए, तो विकास का जो डोनट मॉडल है वो सतत विकास की मूल अवधारणा पर आधारित है, ठीक है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना है जिसमें लोग और ग्रह एक साथ संतुलन में विकसित हों। बाकी चीज़ों को आप ना PDF से पढ़ लेना, ऐसे टाइम बहुत सारे लोगों का जाएगा, ठीक है। PDF में भी बहुत अच्छे से दिया है, तो उसको आप पढ़ लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की एक प्रभावशाली किताब है। ऑप्शन ए, मिलिसेंट कॉसेट, बी एडम स्मिथ, सी जॉन मेनार्ड कीन्स या डी अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा और फिर आप यहाँ से ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो किताब के बारे में पूछते रहते हैं, और किताब अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, खास करके चर्चा में रही हो, तो उसको तो कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन में फिट कर देते हैं। तो ये एडम स्मिथ एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की एक किताब है जिसका पूरा शीर्षक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो बी एडम स्मिथ की जी की ये किताब है, ठीक है।
नेक्स्ट वह भूमि है जो 5 वर्षों से अधिक समय तक पड़ती बिना खेती की छोड़ दी जाती है और भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से इसे सुधारने के बाद खेती के लिए प्रयोग की जाती है। निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थायी चारागाह, बी वर्तमान पड़ती भूमि, सी वन भूमि, डी खेती योग्य बंजर भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है द लैंड विच इज लेफ्ट फॉलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एंड इज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रो लैंड रिक्लेमेशन टेक्निक इज कॉल्ड, है ना। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो हम इसके पहले आंसर देख लेते हैं। देखो, जो कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि को शामिल किया जाता है जो पिछले 5 या अधिक वर्षों से पड़ती या बंजर पड़ी हो। भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से ऐसी भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है। तो खेती योग्य बंजर भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी हेरिटेज फाउंडेशन, सी फ्रेजर संस्थान, डी विश्व बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी हेरिटेज फाउंडेशन, सी फ्रेजर इंस्टीट्यूट या डी वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तो देखिए, द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन डीसी एक अमेरिकी थिंक टैंक है जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ मिलकर 1995 से हर साल आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसके द्वारा हर वर्ष, तो इन्होंने पीडीएफ में चारों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। आपका फिलहाल ऑप्शन बी सही है, बाकी चीज़ों को आप पीडीएफ से जरूर देख रहे हो, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया है। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटिकल्चर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है अंगूर की खेती, बी मछली का प्रजनन, सी रेशम कीट का व्यावसायिक पालन, डी सब्जियां उगाना। ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय विटिकल्चर? ऑप्शन है फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, बी ब्रीडिंग ऑफ फिश, सी कॉमर्शियल सिल्कवर्म रेयरिंग या डी ग्रोविंग वेजिटेबल्स। ठीक है। तो सबको पता है विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है भिलाई, बी राउरकेला, सी जमशेदपुर या डी दुर्गापुर। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा। हम इसका आंसर देखते हैं। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में की थी। आई थिंक स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन जो नए लोग हैं जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जमशेदपुर को ही टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। ठीक है। इसका नाम अब बदलकर टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया है और जिसका मुख्य संयंत्र जमशेदपुर में स्थित है और इसका पंजीकृत मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा जो और जानकारी वो आप पीडीएफ से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता वाक्यांश निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रथम बार उपयोग में लाया गया था? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी भूटान, सी स्वीडन या डी भारत। तो ये आपका क्वेश्चन है द फ्रेज ग्रोज नेशनल हैप्पीनेस। इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द का प्रयोग पहली बार 1972 ईस्वी में भूटान ने किया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बोकारो में इस्पात संयंत्र उद्योग निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन है फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी या डी सोवियत संघ रूस। ये हमारा क्वेश्चन है। द स्टील प्लांट इन बोकारो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है। ऑप्शन है फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी या डी सोवियत यूनियन रसिया। तो बोकारो स्टील प्लांट जिसकी स्थापना जनवरी 1964 में किया गया था, वो हमारे फ्रेंड दोस्त यानी कि सोवियत संघ रूस द्वारा किया गया था। और भी फ्रेंड है, बट इन्होंने काफ़ी जगह ऐसी जगह पे साथ दिया है जब कई सारे लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान 1958 में शुरू किया गया था। यह किया गया एक अभियान था जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। तो निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी श्रीलंका। ये क्वेश्चन है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
फिर इसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। हम इसकी तब तक बात कर लेते हैं आंसर की। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक आर्थिक और सामाजिक अभियान था और इसके माध्यम से जबरन कृषि सामूहिकीकरण और ग्रामीण औद्योगिकरण किया गया है। तो आपको पता है कि चीन में कितने सारे लोग हैं जिनके अधिकारों के बारे में कभी चीन बात नहीं करता और करने भी नहीं देता। वहाँ की जो कह सकते हैं आप ये मीडिया है वो कभी चीज़ों को दिखा नहीं सकती, और दिखा सकती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें पता है ना, तो ऐसा तो चीन ही करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब चीन क्या करेगा, कई कई कंट्री करती हैं, बट भारत में थैंक गॉड कि काफ़ी लिबरलाइजेशन है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठ सकती है ना, बट ऐसा करते भी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्वर्णिम क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए अंडे, बी तिलहन, सी फल, डी मछली। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, फल। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, या डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये भारत के कृषि क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, तो उसको ज़रा ध्यान में रख के फिर आंसर कीजिएगा, है ना। तो आई होप कि आपने पहले आंसर कर दिया होगा। आप पहले आंसर दीजिए फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है वह उस स्थिति में होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। यदि उन लोगों को काम से निकाल भी दिया जाए तो काम के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा। आप देखते हो कि एग्रीकल्चर में हमारे घर में अगर 6 सदस्य हैं तो कोई ना कोई हेल्प वो 6 सदस्य करा रहे होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन रेट, जो मतलब प्रोडक्ट बिक कर आया है, जो सब्जी हो गई, जो फसल हो गई, तो एक सीमित मात्रा में ही पैसा आता। अगर वही 6 लोग अलग अलग जॉब करते हैं तो उनका फिर रेट बढ़कर आता है ना। तो उसी को इन्होंने बताया है, और चीज़ों को आप PDF में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सब्जियों की खेती को के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, बी मोरिकल्चर, सी एरोपोनिक, या डी ओलेरिकल्चर। तो इन्होंने बोला है, देखो ये क्वेश्चन है और इन्होंने क्या बोला है कि कौन से टर्म स्पेसिफिकली कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने बता दिया है। तो देखिए सब्जियों की खेती के लिए ओलेरिकल्चर कहा जाता है, केचुआ पालन के लिए वर्मिकल्चर, फल विज्ञान के लिए पोमोलॉजी का। तो इस तरीके से PDF में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं, तो उनको आप पढ़ लेना। ओलेरिकल्चर होता है जो जितनी भी हमारी वेजिटेबल होती हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, बी 12 जुलाई 1982, सी 1 जनवरी 1949, डी 19 जुलाई 1969। ये हमारा क्वेश्चन है। व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, बी 12 जुलाई 1982, सी 1 जनवरी 1949, या डी 19 जुलाई 1969। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से, अब आप आंसर पहले बताइएगा। तो देखिए नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। इन विच सिटी द हेड ऑफिस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड। ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और ये 1999 द्वारा स्थापित की गई थी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक नियामक संस्था है जो भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देकर पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करती है। ठीक है, इसका वर्तमान में जो मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 2001 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग का पूछता कि जब इसकी स्थापना हुई थी 2001 के आसपास ये दिल्ली से स्थानांतरित करके हैदराबाद किया गया। पहले इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही था। ठीक है, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में 100% भारत के FDI
नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में एफडीआई की अनुमति नहीं है। ऑप्शन है थोक व्यापार, बी एकल ब्रांड उत्पादन खुदरा व्यापार, सी ई कॉमर्स गतिविधियाँ या डी मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। ये आपका क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर 100% एफडीआई इन इक्विटी इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया एज पर इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। हम इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपने कुछ गेस किया होगा पहले, लेकिन जो भी नए व्यक्ति लोग जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, भारत में मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में सरकारी अनुमति 100% नहीं है। ठीक है, बल्कि 51% तक की है, यानी कि मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। जो भी नए या पुराने, वीडियो को पहले पॉज करिएगा, फिर आप पहले देखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। इससे क्या है ना कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और हमें ये बिलीव होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं हमें याद है, हम सही कर ले जाते हैं। कुछ चीज़ें जिनको रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इससे ना जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक अलग सा आत्मविश्वास आता है मन के अंदर। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है ना कि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो कई बार आपके 140 में 40 ही मार्क्स आएंगे, कई बार 50-50 आ जाते हैं, कई बार 90 सही हो जाते हैं। तो जो हमारा आत्मविश्वास है ना, कॉन्फिडेंस है ना, वो लो और हाई होता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है। ऑप्शन ए साइट्स, बी ब्रिक्स, सी ओपेक, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए पहले अपने अकॉर्डिंग और फिर देखिए। ठीक है, मैंने इसका बता ही दिया है। तो जानवरों के नमूने वगैरह जो लेने का अधिकार है वो आपको पता है साइट्स के अकॉर्डिंग जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की एक बैठक में मसौदा तैयार किया गया था और जुलाई 1975 में लागू हुआ था। बहुत सारे और टर्म भी हैं और अच्छी बातें भी हैं, उनको आप PDF में पढ़ लोगे तो इससे क्या है ना कि जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा। फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पर साइट्स सही है। अगर टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे चैनल रिसोर्स UPPSC पर कमेंट करिएगा। जो भी आपको चीज़ ना समझ में आए मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। ऑप्शन है FCI, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सेबी, या डी नेफेड। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी, चलो इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले देखते हैं। Which central agency is responsible for promoting cooperative marketing of agriculture produce to benefit farmers? ऑप्शन ए FCI, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेबी, या डी नाफेड। पहली बात तो आप गेस करोगे तो क्लोज आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो आपको तो ये भी लग रहा होगा कि FCI भी हो सकती है क्योंकि ये खरीद करती है फसलों की, है ना, धान वगैरह को खरीदती है। तो फिलहाल और रिजर्व बैंक का किसानों से खास कोई नहीं है, सेबी का भी इससे नहीं है, सेबी तो और चीज़ों को मैनेज करती है ना। तो देखो आपने नेफेड का नाम सुना होगा, है ना, एजेंसी है जो कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए बढ़ावा देती है। और ये 2 अक्टूबर 1958 को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नाफेड यानी कि नेशनल साइंटिफिक धान्य सहकारी विपणन महासंघ की स्थापना की गई थी। इतना मैंने बता दिया है, बाकी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना तो और समझ में आ जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण को पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप देख लीजिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सर्वेज वॉज आल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ऑप्शन ए इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, बी इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, सी इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 एंड डी इकोनॉमिक सर्वे 2018-19। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को पिंक इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में लैंगिक मुद्दों के महत्व को रेखांकित करने के लिए 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण गुलाबी रंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए ही सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से लाभार्थी कौन होंगे। ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र में काम करने वाली विधवाएं, बी ग्रेड डी सरकारी कर्मचारी, सी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग,
या डी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। ठीक है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर अपने ऑप्शन को सही से देख लीजिएगा। ठीक है, हम फिलहाल बात कर लेते हैं आंसर की। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM शुरू की थी। ठीक है, और ये योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित होती है। जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है तो वो किसी न किसी मंत्रालय के तहत संचालित होती है, जिसमें 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो 15,000 रुपये प्रतिमाह या उससे कम कमाते हैं उनको शामिल किया गया। इसके अलावा जो और फैक्ट हैं, फिगर फैक्ट हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सी सही हो जाता है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जहाँ बेरोजगारी व्याप्त है क्या कहलाती है। ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, बी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सी हाइपर इन्फ्लेशन, या डी व्यक्तिगत ऋण। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जिसको भी दिक्कत होती है हिंदी में या जिसका मीडियम इंग्लिश है वो इसको आप वीडियो पॉज करके देख लें, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं आपकी भी चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, तो हर बार पूरा नहीं पढ़ूंगी, टाइम बहुत जाता है। हाँ, हम इतनी देर में बात कर लेते हैं आंसर के। देखिए, स्टैगफ्लेशन धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की उच्च दर वाली अर्थव्यवस्था की एक स्थिति है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग पहली बार नवंबर 1965 में यूके के सांसद इयान मैकलेओड ने किया था। अब इसके अलावा स्टैगफ्लेशन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप PDF को देख के अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पर सही होता है वो हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र, या डी नीति आयोग। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तब तक आप इसको देख लीजिए। हम बात करते हैं आंसर की। तो विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का प्रकाशन 2017 से हर साल जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पहले ये रिपोर्ट नहीं आती थी, 2017 से हर साल यह जारी होती है। तो आपको इसको देख लेना है क्योंकि अब तो रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है, तो मे भी आंसर बन जाए। ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा नीति आयोग। मे भी क्वेश्चन बन जाए, आंसर तो हमें यहाँ ये पता है, इसको हम याद रखेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन बन सकता है कुछ और घुमा करके, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में। ऑप्शन है फिलीपींस, बी गुरुग्राम, सी मुंबई, या डी बीजिंग। ये आपका ट्रांसलेशन है इंग्लिश। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोकेटेड। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना 2014 में हुई थी और 2016 में परिचालन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। ये आयोग में UPSC में दो या तीन बार, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कितने सदस्य देश हैं या क्या काम करता है पढ़ लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन मौजूद है। ऑप्शन है 200 रुपये का नोट, बी 100 रुपये का नोट, सी 500 रुपये का नोट, या डी 200 रुपये का नोट। तो इसके लिए तो आपको बुक नहीं खोलने की ज़रूरत है, आपके पास नोट होंगे, उनको खोल कर देख लोगे तो आंसर पता चल जाएगा, है ना। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो बात कर लेते हैं भारतीय मुद्रा के 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप की तस्वीर छपी होती है। भारतीय मुद्रा में 200 रुपये का नोट 8 नवंबर 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद ही जारी किया गया था, है ना। तो ये बात तो कोई भूला ही नहीं होगा अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन है 12, बी 17, सी 15, डी 10। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन दी लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स। यानी कि जो नोट है उसको आप दोबारा खोल के देखो, उसमें कितनी भाषाएं मौजूद हैं। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय मुद्रा के नोटों के पैनल पर 15 भाषाएं होती हैं जो नोट के पीछे दिखाई देती हैं। ठीक है, मे भी हमें ना समझ में आए उतनी, बट जब रिजर्व बैंक के अनुसार हम पढ़ रहे हैं तो 15 भाषाएं होती हैं, यानी कि 15 लैंग्वेजेस। ठीक है, ये भी देख लो और ये भी देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है।
ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या डी संस्कृति मंत्रालय। प्रसाद योजना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है और आरओ का है तो फैक्ट खूब पूछता है भर भर के, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है। हम आंसर देखते हैं। तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के बेहतर कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारों को 100% धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। इसके बाद में आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से और पता चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए एगमार्क कृषि उत्पाद, बी हॉलमार्क चांदी के आभूषण, सी एफपीओ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, डी ISI अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। पहली बात तो इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी तो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हम पहले। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको देख लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है कि ISI अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य यानी कि सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इसके लिए नहीं होता है। ISI होता है भारतीय मानक संस्थान। चिन्ह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक है जो प्रमाणित करता है कि उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो BSI के अनुरूप हैं या नहीं, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके अलावा जितना भी फैक्ट है उसको आपको खुद तैयार करना है, मैं सारा फैक्ट पढ़कर नहीं बता सकती, है ना, प्रॉब्लम है टाइम की। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग या डी श्रम ब्यूरो। ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर आपको आंसर समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक विभाग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हर महीने संकलित और प्रकाशित करता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आप ये इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं तब तक आंसर की तरफ, ठीक है। देखिए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में यानी कि 1865 में इलाहाबाद में ही हुई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, बी विश्व आर्थिक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या डी विश्व बैंक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, जिसमें विश्व बैंक वैश्विक विकास की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है। ऑप्शन है पीयूष बंसल, बी विशाल सिक्का, सी बिन्नी बंसल या डी रोहित बंसल। ये हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो चलो आंसर देख लेते हैं पहले। देखिए, जो फ्लिपकार्ट है वो भारत के बेंगलोर में स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। इसके अलावा जो भी फैक्ट है आप पढ़ लेना। आंसर हमें हमारा मिल गया है बिन्नी बंसल, ठीक है। सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर बिन्नी बंसल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद हुई और जिसका वर्तमान मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है, उसे उद्योग में किस शब्द से जाना जाता है। ऑप्शन है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी, बी ब्लू मून स्टार्टअप कंपनी, सी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्टअप कंपनी या डी
5वीं गियर स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। हिंदी की टर्मिनोलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी या समझने में, तो ये आपकी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक स्टार्टअप कंपनी जो 2003 के बाद स्थापित हुई है और जिसका वर्तमान मूल्यांकन $1 बिलियन से भी अधिक है, वो आपकी हो जाएगी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। हमारा ये आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 को यानी 1951 को, बी 19 जुलाई 1969 1969, सी 15 जुलाई 1968 या डी 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हम फिलहाल आंसर देखते हैं। तो आई थिंक सबको पता ही होगा 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। तो ये आपको आंसर पता चल गया 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए कृषकों को ऋण देना, बी कृषि वित्त संस्थानों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, सी कृषि का विकास करना या डी कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करना, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको आप पहले वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कृषि वित्त संस्थानों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना ही नाबार्ड का कार्य है, मुख्य कार्य, ठीक है। आपको पता ही है कि नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है, तो फिर वो वित्त का ही प्रबंधन करेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए भारत सरकार करती है, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, सी स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है या डी सोने के आयात निर्यात से होता है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम पहले बात कर लेते हैं। तो मुद्रा विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत से होता है। तो इसको जो इसको मतलब कि मॉनिटर करता है वो स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आप जब PDF को पढ़ोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल, यदि हमें $1 प्राप्त करने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय दर 50 रुपये प्रति डॉलर होगी, ठीक है। इसके आगे भी और सारी चीज़ें हैं, उनको आप जब PDF में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। ऑप्शन है 0 से 14, बी 6 से 14, सी 3 से 18 या डी 6 से 16। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रेन ऑफ विच एज ग्रुप कम अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन है, तो हम देखते हैं, तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो आपका 6 से 14 वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में एगमार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड, बी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, सी भारतीय मानक संपीड़न ISC या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको आप पहले पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका एगमार्क चिन्ह होता है या जो सर्टिफिकेट होता है उसे आपका डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बी हमारा आंसर सही है और यही हमें देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र, ठीक है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज, ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन को पहले पढ़िएगा अच्छे से फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सी मध्य प्रदेश, ठीक है। जो मध्य प्रदेश ऑप्शन है वो हमारा सही है, दुनिया का पहला राज्य SDR को जारी करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी लेख पर इको मार्क का निशान ये दर्शाता है कि यह उत्पाद है। ऑप्शन ए पर्यावरण के अनुकूल, बी उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, सी नष्ट होने वाला नहीं है या डी उपयुक्त सभी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको मतलब ट्रांसलेशन है, अच्छे से पढ़िएगा फिर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाता है यहाँ पर, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है या चीज़ है उस पर ये निशान दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, ओके। चलिए तो फिर आगे मिलते हैं, ठीक है।